हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल ट्रू लर्निंग क्लासेस पे। आज हमारा जनन स्वास्थ्य जो कि पीएनएसटी का 3rd चैप्टर है, ये स्टार्ट कर रहे हैं हम। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है जनन स्वास्थ्य समस्याएं और कार्यनीतियां। अपन बात करें बच्चों यदि जनन स्वास्थ्य की, तो जनन स्वास्थ्य क्या होता है? WHO के अनुसार जो जनन स्वास्थ्य है वो जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य है। इसलिए ऐसे समाज को जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहा जा सकता है। मतलब कि यदि एक व्यक्ति जो है वो जननिक रूप से अकेला स्वस्थ है तो उसको स्वस्थ नहीं कहोगे, बल्कि वो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, व्यवहारात्मक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए और समाज सबसे इम्पोर्टेंट कि वो सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, तब उसको स्वस्थ माना जाएगा। ठीक, आगे देखिए क्या है। जनन स्वास्थ्य की समस्याएं, स्वास्थ्य से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उनका अध्ययन अपन इस चैप्टर में करेंगे। इनसे संबंधित कार्यनीतियों को पढ़ेंगे, फिर जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण, सगर्भता का चिकित्सीय समापन और यौन संचारित रोग पढ़ेंगे, फिर बद्धता। ठीक, ये इन सभी को हम एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि हमारी जो क्लास है कल जो क्लास हमारी होगी उसमें हम इस पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। पूरा नहीं हुआ तो आधा चैप्टर हम जरूर कवर करवा देंगे कल तक। ठीक, अभी हम बुक रीड कर रहे हैं, कल की क्लास में हम इसी चैप्टर को आपको व्हाइट बोर्ड में समझाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, पिछले अध्याय में आपने जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव और उसके प्रकारों के बारे में पढ़ा था। अब उनसे जुड़े निकट शीर्षक अर्थात जनन स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे। हम जनन स्वास्थ्य शब्द से क्या तात्पर्य समझते हैं? यह शब्द साधारणतः स्वस्थ जनन अंगों और उनके सामान्य प्रकारों से संबंधित है। वस्तुतः यह एक व्यापक परिप्रेक्ष्य को दर्शाता है जिसके अंतर्गत जनन के भावनात्मक एवं सामाजिक पहलू जुड़े हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य से है। इसलिए ऐसे समाज को जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहा जा सकता है जिसमें लोगों के जनन अंग शारीरिक रूप से और प्रकार्यात्मक रूप से समान हो। यौन संबंधी सभी पहलुओं में जिनकी भावनात्मक और व्यवहारिक पारस्परिक क्रियाएं सामान्य हो, जनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने का क्या महत्व है और इससे पाने के लिए कौन सी विधियां अपनानी चाहिए, आइए जांच करें। क्या पढ़ेंगे अब अपन? जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्यनीतियां। मतलब जनन स्वास्थ्य की समस्याएं कौन कौन सी हैं और इससे निपटने के लिए अपन कौन कौन सी कार्यनीतियां चला सकते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि विश्व में भारत ही पहला ऐसा देश था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना और कार्यक्रमों की शुरुआत की। इन कार्यक्रमों को परिवार नियोजन या फैमिली प्लानिंग कह देते हैं ना। अब परिवार कल्याण भी कहते हैं के नाम से जाना जाता है। आपने सुने होंगे परिवार नियोजन कार्यक्रम, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये सन याद कीजिएगा, फैमिली प्लानिंग या परिवार नियोजन की 1951 में हुई थी। पिछले दशकों में समय समय पर इसका आवधिक मूल्यांकन भी किया गया। जनन संबंधी और आवधिक क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित करते हुए बहुत उन्नत व व्यापक कार्यक्रम फिलहाल जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, मतलब जो परिवार नियोजन है ना,
उसी को आप कह देते हैं जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के नाम से प्रसिद्ध है। इन कार्यक्रम के अंतर्गत जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना, मतलब इसके काम क्या है, तो इसके कार्य ये है भाई कि लोगों में जागरूकता पैदा करते हुए जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के लिए अनेक सुविधाएं एवं प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। तो भाई इसमें क्या करते हैं कि जो चाइल्ड रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर है ना, इसमें लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है, जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज के लिए तैयार करने के लिए सुविधाएं और प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं, है ना। फिर क्या है, इसके लिए कई ऑडियो विजुअल, श्रव्य तथा दृश्य और मुद्रित सामग्री की सहायता से सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन जनता के बीच जनन संबंधी पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं। जैसे टीवी में नहीं आता, ऑडियो के जरिए अपन को दिखाया जाता है या वीडियो के जरिए हम दो हमारे दो, उस तरीके से, है ना। उपयुक्त सूचनाओं को प्रसारित करने में माता पिता, अन्य निकट संबंधी, शिक्षक एवं मित्रों की भी प्रमुख भूमिका है। विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि युवाओं को सही जानकारी मिल सके और बच्चे यौन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में फैली भ्रांतियों पर विश्वास ना करें, क्योंकि जो भ्रांतियां फैली होती है ना गलत सलत, उसमें बच्चे ज्यादा यकीन कर लेते हैं इसलिए, और उन्हें यौन संबंधी गलत धारणाओं से छुटकारा मिल सके। लोगों को जनन अंगों, किसके बारे में जानकारी होना चाहिए लोगों को? जनन अंगों के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किशोर अवस्था एवं उससे संबंधित परिवर्तन, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत से हार्मोनल चेंजेस आते हैं जब हम 12 से 13 वर्ष के होते हैं अचानक से, तो उनके बारे में, किशोर अवस्था में उनके बारे में क्या होना चाहिए, उन परिवर्तनों के बारे में पता होना चाहिए, है ना। सुरक्षित और स्वच्छ यौन क्रियाओं के बारे में पता होना चाहिए। सुरक्षित और स्वच्छ यौन क्रियाओं के बारे में पता होना चाहिए। यौन संचारित रोगों, STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में पता होना चाहिए। एड्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। विशेष रूप से किशोर आयु वर्ग में जनन संबंधी स्वस्थ जीवन बिताने में सहायता होती है, क्योंकि भाई देखो यहाँ लिखा हुआ है कि विशेष रूप से किशोर आयु वर्ग में जनन संबंधी स्वस्थ जीवन बिताने में क्या होती है, ये सारी प्रक्रियाएं सहायक होती है। लोगों को शिक्षित करना, विशेष रूप से जननक्षम जोड़ी को, मतलब कि जो विवाह की आयु वाले लोग हैं ना, या कह दे जिनकी शादी हो चुकी है, उनको शिक्षित करना। वे लोग जिनकी आयु विवाह योग्य है उनको भी शिक्षित करना। उन्हें उपलब्ध जन्म नियंत्रक, गर्भ निरोधक विकल्पों के बारे में बताना। गर्भवती माताओं की देखभाल की जानकारी, है ना। माँ और बच्चे की प्रसवोत्तर मतलब कि पोस्टनेटल देखभाल, प्रसव के बाद बच्चे की और माँ की देखभाल कैसे करें, इसकी जानकारी आदि के बारे में, तथा स्तनपान के महत्व की, भाई जो दुग्ध स्रावण होता है ना प्रसव के बाद, तो माँ का दूध बच्चे को क्यों देना चाहिए, उसके महत्व के बारे में बताना। लड़का या लड़की को समान महत्व देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवं समान अवसर देने की जानकारियां आदि से जागरूक स्वस्थ परिवार का निर्माण होगा। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याएं तथा सामाजिक उत्पीड़नों जैसे कि यौन दुरुपयोग,
एवं यौन संबंधी अपराधों आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है, ताकि लोग इन्हें रोकने व जननात्मक रूप से जिम्मेदार एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के बारे में विचार करें और आवश्यक कदम उठाएं। आगे क्या है, जनन स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए विभिन्न कार्य योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए मजबूत संरचनात्मक सुविधाएं, व्यावसायिक विशेषज्ञता तथा भरपूर भौतिक सहारों की आवश्यकता होती है। लोगों को जनन संबंधी समस्याएं जैसे कि सगर्भता, प्रसव, यौन संचारित रोग, गर्भपात, गर्भ निरोधकों, ऋतुस्राव, माहवारी कहते हैं जिसको, संबंधी समस्याएं, बांझपन या बद्धता आदि के बारे में चिकित्सा सहायता एवं देखभाल उपलब्ध कराना आवश्यक है। इन सभी के बारे में अभी अपन पढ़ेंगे, है ना। समय समय पर बेहतर तकनीकों और नई कार्यनीतियों को क्रियान्वित करने की भी आवश्यकता है, ताकि लोगों की अधिक सुचारू रूप से देखभाल और सहायता की जा सके। बढ़ती मादा भ्रूण हत्या को कानूनी रोक के लिए उल विभेदन मतलब एमनियोसिंथेसिस, जांच, लिंग परीक्षण पर वैधानिक प्रतिबंध, एमनियोसिंथेसिस द्वारा लिंग का पता चल जाता है ना, तो उस पर प्रतिबंध लगाना। व्यापक बाल प्रतिरक्षीकरण मतलब टीका आदि कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम को भी शामिल किया गया है। एमनियोसिंथेसिस में एमनियोटिक द्रव में घुले पदार्थ व विकासशील भ्रूण की कोशिकाओं का विश्लेषण किया जाता है। इस विधि से भ्रूण में होने वाले विभिन्न आनुवंशिक विकार जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया आदि की उपस्थिति का पता लगाया जाता है तथा जनन संबंधी विभिन्न क्षेत्र पर अनुसंधान बढ़ावा दिया जाता है। सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियां नई विधियां तलाशने व विद्यमान को ही बेहतर बनाने का काम करती हैं। क्या आप जानते हैं कि सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज भारत में लखनऊ के केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों लाइन इनको याद कर लीजिएगा। साथ ही कि एमनियोसिंथेसिस से कौन कौन से आनुवंशिक विकार, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया आदि की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा, है ना बच्चों। बात ऐसी है कि ये जो क्या होता है ना कि एमनियोसिंथेसिस क्या है वो हम कल क्लास में समझाएंगे बोर्ड में आपको कि एमनियोसिंथेसिस क्या है। यहाँ समझाएंगे भी तो आपको कुछ समझ आएगा नहीं, ठीक। तो इसको हम कल बोर्ड में एक्सप्लेन करेंगे और ये पूरा चैप्टर ही हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। क्या होता है ना कि जब पढ़ाते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है इसकी कुछ लाइन छूट ही जाती है, इसलिए इसको एक बार रीड कर लें तो ज्यादा अच्छा है, इसलिए हमने रीड कर दिए। आगे क्या है कि यौन संबंधी मामलों के बारे में बेहतर जागरूकता, अधिकाधिक संख्या में चिकित्सा सहायता प्राप्त, प्रसव, बेहतर प्रसवोत्तर देखभाल से मातृ शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई, लघु परिवार वाले जोड़ों की संख्या बढ़ी, मतलब लाभ क्या हुए वो दिया है यहाँ, है ना। यौन संचारित रोगों की सही जांच पड़ताल तथा देखभाल, कुल मिलाकर सभी यौन संबंध समस्याओं हेतु बढ़ी हुई चिकित्सा सुविधाओं का होना आदि समाज के बेहतर जनन स्वास्थ्य की ओर संकेत देता है। क्लियर हो गया बच्चों। आगे है जनसंख्या स्थायीकरण और जन्म नियंत्रण। तो चलिए इसको भी रीड कर देते हैं, लेकिन हम कल इसको भी पढ़ाएंगे, है ना। क्या है, पिछली शताब्दी में किए गए विभिन्न क्षेत्रों में चहुमुखी विकास से लोगों के जीवन स्तर में महत्वपूर्ण रूप से सुधार हुआ है। हालांकि बेहतर जीवन
दशाओं के साथ व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि में विस्फोट प्रभाव डालती हैं। जैसे विश्व की बात की जा रही है, यहाँ सन 1900 में पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 2 अरब मतलब कि 2000 मिलियन थी, जो सन 2000 ईस्वी में तेजी से बढ़कर 6 अरब हो गई। मतलब विश्व की बात करें तो 1900 सन में 2 अरब थी और 2000 में कितनी हो गई? 2 अरब से बढ़कर 6 अरब हो गई तथा 2011 में 7.2 अरब पाई गई। ठीक यही प्रवृत्ति भारत में भी थी। हमारी जनसंख्या जो देश की आजादी के समय मतलब 1947 के बाद लगभग कितनी थी? 350 मिलियन थी, अर्थात 35 करोड़ थी। वह सन 2000 ईस्वी में तीव्र जनसंख्या दर से 1 अरब हो गई। सोचिए बच्चों, मिलियन से बढ़ के अरब में आ गई, अर्थात 1000 मिलियन 350 मिलियन से कितनी हो गई? 1000 मिलियन हो गई, ऊपर पहुंच गई तथा 2011 में 1.2 बिलियन हो गई। इसका मतलब है कि आज दुनिया का हर छठा आदमी भारतीय है। इस सब का कारण क्या है कि इतनी जनसंख्या बढ़ रही है? मृत्यु दर में तीव्र गिरावट, पहला ये हो गया कारण। मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में कमी के साथ साथ जनन आयु मतलब जो जनन करने वाली आयु के लोग हैं उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। हालांकि हमने अपने जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के माध्यम से इस जनसंख्या वृद्धि दर में कमी तो की, लेकिन यह कमी नाम मात्र की हुई। 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार यह वृद्धि लगभग 2% अर्थात 1000 में 20 व्यक्ति प्रतिवर्ष। सोचो, 1000 लोगों में 20 व्यक्ति प्रतिवर्ष क्या हो रहा है? बढ़ रही है प्रति 1000 में जनसंख्या। यद्यपि इस वृद्धि दर से हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इस प्रकार चेतावनीपूर्ण वृद्धि दर से मूलभूत आवश्यकताओं का नितांत अभाव हो रहा है। जैसे कि अन्न, जनसंख्या बढ़ेगी तो अन्न की कमी होगी, आवास, कपड़े आदि। हमने भले ही इन मदों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है, इसलिए सरकार पर यह दबाव था कि इस प्रकार की जनसंख्या वृद्धि दर को काबू में रखने के लिए गंभीर उपाय अपनाए जाएं। इस प्रकार की समस्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय यह था कि लघु परिवार को बढ़ावा देने हेतु गर्भ निरोधक उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। आपने शायद संचार माध्यम में विज्ञापनों के साथ सुखी परिवार को प्रदर्शित करते हुए पोस्टर एवं पर्चे देखे होंगे। देखे हैं जहां माता पिता रहते हैं, उनके बीच में 2 बच्चे, जहां एक खुशहाल जोड़े के साथ 2 बच्चों का परिवार, हम 2 हमारे 2 नारे के साथ प्रदर्शित किया जाता है। बहुत सारे जोड़ों ने, विशेष रूप से शहरों के कामकाजी युवा दंपतियों ने हम 2 हमारा 1 का नारा अपनाया। विवाह की वैधानिक आयु स्त्री के लिए 18 वर्ष, पुरुष के लिए 21 वर्ष सुनिश्चित है और इस समस्या से निपटने हेतु लघु परिवार के लिए जोड़ों को प्रोत्साहित किया जाता है। आइए यहाँ कुछ सामान्य तौर पर इस्तेमाल होने वाले गर्भ निरोधक के बारे में चर्चा करते हैं। एक आदर्श गर्भ निरोधक प्रयोगकर्ता के हितों की रक्षा करने वाला कैसा होना चाहिए? आसानी से उपलब्ध, प्रभावी तथा जिसका कोई अनुषंगी प्रभाव या दुष्प्रभाव नहीं हो या हो तो कम से कम।
इसके साथ ही यह उपयोगकर्ता की कामेच्छा, प्रेरणा, मैथुन में बाधक ना हो। ये एक अच्छे गर्भ निरोधक की क्या है, क्वालिटीज हैं। आजकल व्यापक परिधि के गर्भ निरोधक साधन जैसे कि आसानी से उपलब्ध हैं। उन्हें मोटे तौर पर निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे प्राकृतिक या परंपरागत। प्राकृतिक में कर सकते हैं, जिसको परंपरागत भी कहते हो। रोध बैरियर हैं, आयोडीज मतलब कॉपर टी होती हैं, मुंह से लेने वाली गर्भ निरोधक जिनको पिल्स कह देते हो, टीके के रूप में ले सकते हैं, अंतररोप के रूप में ले सकते हैं, शल्य क्रियात्मक विधियां जो परमानेंट होती हैं वो ले सकते हैं। तो ये सारी जो है वो गर्भ निरोधक की प्रक्रियाएं हैं। बच्चों आज के लिए इतनी ही रीड करते हैं, फिर आगे हम हो सके तो कर देंगे रीड। बाकी ये सब कुछ जो है ना वो हम व्हाइट बोर्ड में भी ऐसे भी समझाएंगे, तो आपको हर एक पॉइंट क्लियरली समझ में आएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये जो पूरा चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ व्हाइट बोर्ड में समझाएंगे, तो फिर देखना नहीं भूलिएगा कल की क्लास। ओके, आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजिए और जुड़े रहना है हमारे साथ बायोलॉजी को इजी करने के लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।